हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू IAS श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 29 सितंबर और साथ में 28 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। ओके, तो शुरुआत करें। उससे पहले बता दूं कि हमने आप सभी के लिए ये कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ओके, तो एथिक्स से रिलेटेड एक कोर्स है, ठीक है, जो सिर्फ 40 सेशंस का कोर्स है। एक है एसए से रिलेटेड कोर्स और एक है डेली आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोर्स। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक और इन तीनों कोर्सेज की सारी डिटेल्स ब्रोशर के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी हमारे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चाहो तो वेबसाइट को पे जाकर वेबसाइट पे विजिट कर कर इन जो कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। याद रखना कि जो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, एक बम्पर ऑफर चल रहा है हमारा इस तीनों कोर्सेज पे। तो देखो, ये बम्पर ऑफर्स है और ये फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स ही हैं, जिनमें से काफी सीट्स ऑलरेडी इन बम्पर कोर्सेज के लिए भर चुकी है। लाइक कॉम्बो कोर्सेज जो है ना, ये आप एथिक्स एंड ऐसे लोगे तो यहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा, एंड अगर तीनों कोर्सेज अवेल करते हो तो आपको ऑफर मिलता है। तो ये जो सीट्स है ना ऑफर्स वाली, ये ऑलरेडी भरने लगी हैं और काफी कुछ भर भी चुकी हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा जल्दी कर दो। ओवरऑल एथिक्स ऐसे और आंसर राइटिंग कोर्स के लिए हमारे पास इस बार 50 सीट्स हैं। ओके, एंड 50 से एक सीट हम ज़्यादा नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसमें हम पर्सनली अटेंशन देंगे। और एक चीज़ और समझना, जनवरी तक का ही समय है आपके पास मेंस के लिए। और इस जनवरी तक के समय को थोड़ा स्मार्टली अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपको मेंस में तो कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो देखो, बेसिकली हार्ड वर्क करने वाले लोग क्या करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं। आपको करना है स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने। कैसे? अब देखो, अगर एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इनके 250 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 250 मार्क्स होते हैं GS1, GS2, GS3 के। अब आप सोचो, ज्योग्राफी पढ़ने में, इकोनॉमी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में आप 4 4 महीने लगा देते हो, और उनकी उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन 100 से भी कम होती है, 100 के आसपास, ठीक है। हिस्ट्री 100 मार्क्स की मान लो मैक्सिमम आएगी, ज्योग्राफी 100 मार्क्स की आएगी, इकोनॉमी 100 मार्क्स की आएगी। आप इनको पढ़ने में 4 4 महीने लगाते हो। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 3 मंथ्स पढ़कर अगर आपके हाथ में ये 500 मार्क्स आ रहे हैं। वैसे आप 100 मार्क्स के लिए 4 महीने पढ़ते हो, 500 मार्क्स के लिए अगर आप 3 महीने भी ढंग से पढ़ते हो तो आई कैन अश्योर यू कि इसमें तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात ये कि GS1 2 3 में भी पढ़ कितना भी लो, आंसर राइटिंग नहीं आती तो कुछ नहीं हो पाता है ना। तो आंसर राइटिंग 3.5 मंथ्स तक के लिए हम लेकर आए हैं डेली आंसर राइटिंग में। तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो। ओके, हार्ड वर्क करना है, बिल्कुल करो, लेकिन उस हार्डवर्क को सही जगह लगाओ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडिंग। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, आगे आज के टॉपिक्स क्या क्या है। GS1 में ज्योग्राफी में हरिकेन एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। पेपर 2 में आज कुछ भी नहीं है। पेपर 3 में आज डिफेंस में है CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। एनवायरमेंट में बहुत सारी न्यूज आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है वहां पे नाइट सफारी के बारे में है, और एक एडिटोरियल भी है इन द नेचर्स वार्निंग साइन। बेसिकली एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बात करें तो देखो, पहला आर्टिकल हमारा है बुद्धिस्ट केव्स मिली है। भाई, कहाँ पे मिली है बुद्धिस्ट केव्स? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये बुद्धिस्ट केव्स मिली है। मध्य प्रदेश में है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्हें कुछ बुद्धिस्ट केव्स मिली है। कुल मिला के इसमें देखो, पहले भी ऐसी बुद्धिस्ट केव्स वगैरह मिल चुकी हैं हमको बांधवगढ़ रिजर्व से। अब इनकी टोटल यहाँ पे नंबर हो गए 76। पहले 50 केव्स हमको ऑलरेडी मिल चुकी थी। ओके, तो ये 2nd सेंचुरी की केव है, जिसमें हिंदू टेम्पल्स भी हैं और साथ में बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास भी हैं। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में इन पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी मिलता है, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स भी मिलते हैं 9th to 11th सेंचुरी के यहीं पे। ओके, और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वराह स्कल्पचर, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वराह स्कल्पचर मिला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। याद रखना, ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात हो रही, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड चीजें जैसे कि बुद्धिस्ट केव्स मिली है, बुद्धिस्ट चैत्यास मिले हैं, विहार मिले हैं। कब के? 2nd सेंचुरी के।
ओके इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। इसके अलावा हिंदू टेम्पल्स मिले हैं 9th to 11th सेंचुरी के। वराह अवतार का, जो विष्णु का वराह अवतार है, उसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेच्यू यहाँ पे मिला, स्कल्पचर मिला हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। जो वराह स्कल्पचर है बेसिकली ये मोनोलिथिक स्कल्पचर है, एक ही पत्थर से बनाया गया पूरा स्कल्पचर है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु का 10th इनकारनेशन, 10 इनकारनेशन में से एक माना जाता है, ओके। तो इसीलिए ये न्यूज में था। और यहाँ पे चैत्य और विहार भी मिले हैं। आगे बात करें तो आगे देखो, थोड़ा सा बांधवगढ़ के बारे में देख लो। ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं तो देखो बांधवगढ़ कहाँ है, यहाँ पे आता है। उमरिया यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया कटनी, उसके पास में पड़ता है। इसी के पास साथ में देखो ये पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच है, इसके अलावा सतपुड़ा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बांधवगढ़, कान्हा, किसली, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, ये सब इंपॉर्टेंट रिजर्व है, यहाँ के नेशनल पार्क है, ओके। आगे बात करते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, इसका मेंशन देखो कई सारे पुराणों में, कई सारे माइथोलॉजी में भी पाया जाता है। जैसे कि इसका मेंशन आपको एंशियंट बुक में मिलेगा, नारद पंचतंत्र, ठीक है, नारद पंचरत्न, ओके। और इसके अलावा शिव पुराण में भी इसका आपको जिक्र मिलता है। बांधवगढ़ फोर्ट जो है इसको त्रेता युग का मास्टरपीस कहा जाता है। मतलब त्रेता युग जो है, एक युग जो है, अलग अलग हिंदुइज्म के हिसाब से अलग अलग एजेस बांटी गई हैं, इनको युग कहा जाता है। तो त्रेता युग में बनाया गया था ये बांधवगढ़ फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे किला है बांधवगढ़ का। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे कई सारी डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे सेंगर्स थे, कालाचुरीस थे, बघेल्स थे, इन सभी ने यहाँ पे अलग अलग टाइम्स पे रूल किया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, और इसके आसपास जो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, इन दोनों के बीच में बसा हुआ है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप का मॉनसून क्लाइमेटिक जोन है ये। स्ट्रीम्स यहाँ पे कई सारी निकलती है, 20 से ज्यादा स्ट्रीम्स, 20 से ज्यादा नहरें यहाँ से निकलती है, जैसे जोहिला, जनाद, चरण गंगा, ठीक है, दमनार, बनबेई, अम्बनाला, अंधियारी, झिरिया, ये सब जो है अलग अलग स्ट्रीम है। और ये सारी स्ट्रीम्स आगे जाके मिलती हैं सोन रिवर से। याद रखना सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे टाइगर्स आपको मिलते हैं, अच्छी खासी डेंसिटी में टाइगर्स मिलते हैं, और अलग अलग एनिमल्स, मैमल्स भी मिलते हैं, ओके। आगे बात करते हैं। ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले 2021 दिसंबर में हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद सा समाचार है, बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज हमारे सामने आई कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ओके। उसके बाद से ये जो पद है सीडीएस वाला वो खाली पड़ा था, अब इसे वापस से भरा जा रहा है। अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को, ठीक है। ये पहले ईस्टर्न कमांड जो है आर्मी का उसको संभाल चुके हैं, उसके हेड रह चुके हैं, ओके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ सर्विस रूल्स भी अमेंड करे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए। ये कहा गया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी कुछ चीजें बदली गई हैं। ये बोला जा रहा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी रिटायर्ड सर्विसमैन हैं, चीफ्स हैं, जिनके पास भी 3 रैंक ऑफिसर, 3 स्टार रैंक ऑफिसर्स हैं, वो सब एलिजिबल होंगे सीडीएस की पोस्ट के लिए। और साथ में इसकी जो एज लिमिट है वो 62 कर दी गई है, ओके। तो कुल मिला के ये पूरी बात थी। अब थोड़ा सा सीडीएस के बारे में जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है, क्या इनका रोल होता है। तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ के, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की जो यहाँ पे अपनी अपनी सेनाएं हैं, इन सभी का यहाँ पे स्टाफ का एक चीफ होता है, एक कॉमन कमांडर होता है जिसे सीडीएस कहते हैं, ठीक है। अब देखो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के भी ये चेयरमैन होते हैं, और ये तीनों जो यहाँ पे तीनों सर्विस चीफ्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। बेसिकली देखो इसके पीछे एम क्या है, हो क्या रहा था कि आर्मी जो है अपना अलग गुटबाजी चलती है, आर्मी में, नेवी की अपनी अलग गुटबाजी और एयरफोर्स में अलग गुटबाजी, ऐसे एलिगेशन लगते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग शाखाओं के रूप में काम कर रही हैं फॉर द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहा गया कि भैया इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो हो, आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल होना चाहिए, लेकिन ये तालमेल मिसिंग था, इसीलिए सीडीएस की पोस्ट लाई गई। इसका बेसिकली सीडीएस में यहाँ पे काम ये होता है कि जो भी यहाँ पे तीनों ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में ऑपरेशनल सिनर्जी मेंटेन करना, इंटर सर्विस फ्रिक्शंस को कम करना। जैसे आर्मी वाले जो है नेवी से चिढ़ते हैं, नेवी वाले एयरफोर्स से चिढ़ते हैं, इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, एलिगेशन लग रहे हैं, और हम फैक्ट्स की बात करें तो इंटर सर्विस, किसी भी तरह के इंटर सर्विस फ्रिक्शंस को रोकने के लिए, आपस में तालमेल बिठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए और कोऑपरेशन के लिए यहाँ पे सीडीएस को लाया गया।
ओके तो यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये की गई कि आपस में तीनों जो डिफेंस के सेक्टर्स हैं साथ में मिलकर काम करें और इंडिया को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सीडीएस जो होंगे वो एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मिनिस्टर, उनको कोई भी फैसला लेना है, ठीक है, तो उनको एडवाइस कौन करेगा, सीडीएस एडवाइस करेंगे, ठीक है। तीनों सर्विसेज से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको लेकर सीडीएस यहाँ पे जो है उनको एडवाइस करेंगे और साथ में उनको डायरेक्टिव्स भी देंगे। किसको डायरेक्टिव देंगे, जो चीफ्स है ना अलग अलग कमांड्स के, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनको भी डायरेक्टिव्स दे सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई कमांड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी फोर्स के, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की किसी भी कमांड की अथॉरिटी इनके पास नहीं है। ये एक मिलिट्री एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्टर के लिए, ये डायरेक्टिव्स दे सकते हैं तीनों चीफ्स को और साथ में इनको कहा जाता है ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो यहाँ पे इनको सेक्रेटरी रैंक का पद दिया गया डिफेंस डिपार्टमेंट का, ओके। और यहाँ पे इनके पास जो पावर्स है वो यहाँ पे कन्फाइंड है टू ओनली द रेवेन्यू बजट, ठीक है, कि बजट के ऊपर जो पावर्स है उसमें सिर्फ रेवेन्यू बजट के ऊपर इनके पास पावर्स हैं और एडवाइजरी रोल ये प्ले करते हैं फॉर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ओके। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इस तरह का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीडीएस के बारे में आपको 2-3 फैक्ट्स दे दिए, पूछा कौन सा सही कौन सा गलत, ओके। आगे बात करते हैं, देखो ये आज का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखो और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। कल का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द पीपल हु आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, ठीक है, मैं देखती रहती हूँ कमेंट सभी के, तो कल के जो क्वेश्चन था इसमें भी सभी ने सही आंसर दिया है। लेकिन देखो व्यूज जो होते हैं ना वो 300 के आसपास होते हैं, लेकिन आंसर्स मेरे पास 10-15 ही होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप आंसर कर रहे हो ना तो इससे आप ही का रिटेंशन बढ़ेगा, ओके। अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने आंसर गलत दिया और फिर उस क्वेश्चन का कभी भी गलत आंसर आप नहीं दोगे, और अगर सही दोगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी, ओके। तो देखो क्वेश्चन था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है। लॉन्गेस्ट डे हमारा होता है 21 जून को, जिसको हम समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 21 जून इज द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, ओके। आगे बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट नाइट सफारी, ओके। तो आसाम के सीएम, ये देख रहे हो ये जीप में एक साइड तो ये बैठे हैं जग्गी वासुदेव जी, ठीक है, सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं ये एक स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हो, एक्टिविस्ट कह सकते हो, ठीक है। बड़े फेमस है, इनका सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत फेमस है, आप देखोगे इनको तो। और दूसरी साइड पे बैठे हैं यहाँ के सीएम, ठीक है, यहाँ के जो आसाम है वहाँ के सीएम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आसाम के सीएम भी है और बेसिकली जो आसाम के सीएम है बिस्व शर्मा, ये निकल पड़े हैं जग्गी वासुदेव जी के साथ रात में काजीरंगा नेशनल पार्क पे नाइट सफारी के लिए। तो इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि काजीरंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब चीजें हैं यहाँ पे, और ऐसे में आप रात को भी जानवरों को शांति से नहीं रहने दे रहे और नाइट सफारी आपको नहीं करनी चाहिए, इट इज अगेंस्ट लॉ, इट इज इलीगल, ये सब चीजें कही गई। तो यहाँ पे आसाम के सीएम ने कहा कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो नाइट सफारी को रोकता हो, नाइट सफारी को प्रोहिबिट करता हो। तो यहाँ पे जो सीएम ने कहा यहाँ के, वो टेक्निकली करेक्ट कहा, क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर जो एंट्री होती है वो 2 कानूनों के अंतर्गत होती है, एक है इंटरनेशनल फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, दूसरा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये 2 एक्ट है। पहला एक्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, ये अप्लाई होता है रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर और ये कहता है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अंदर एंट्री पाना चाहते हैं, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी सब देखो कोई एंट्री नहीं ले सकते यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, विलेजेस के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के अंतर्गत वाला जो रीजन है वहां रह रहे हैं, तब तक तो ठीक है। अगर उनके अलावा कोई आना चाहते हैं तो उनको परमिशन लगेगी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की, ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि अगर आपको किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में घुसना है, सेंचुरी में, नेशनल पार्क में घुसना है, तो आपको यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही एक एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो यहाँ पे उसने सेट भी किया है कि टाइगर रिजर्व को लेकर क्या क्या रूल होंगे, ठीक है। और काजीरंगा भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे यहाँ पे रूल्स बनाने हैं किसी की भी एंट्री को लेकर। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, इनका जो रूल है इसे सीएम भी वायलेट नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सीएम ऐसा बोले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि भैया आप मॉडिफाई कर दो रूल्स, लेकिन अगर रूल्स मॉडिफाई नहीं हो रहे फिर भी आप जा रहे हो उनके रूल्स वायलेट करो तो दैट कुड बी अ पीनलाइजिंग थिंग, ओके। तो ये चीज है।
अब देखो लॉ क्या है काजीरंगा का, तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स में भी ऐसा ही है, काजीरंगा में भी ऐसा ही है कि काजीरंगा में सनसेट के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है आसाम के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के एंट्री के लिए नाइट सफारी उनको करवाने के लिए क्या रूल्स बदले नहीं बदले, कुछ अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। एनटीसीए ने अभी बीच में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भी कुछ नेशनल पार्क है, जैसे अभी हमको मैंने दिखाया ना, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, इन एरियाज में नाइट सफारी शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो एनटीसीए है उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार को बोला आप यहाँ पे नाइट सफारी अलाउ नहीं कर सकते। तो एनटीसीए ने बेसिकली यहाँ पे मना कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बोला आप थोड़े टाइम के लिए तो इसको रिकंसिडर करिए, ठीक है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में जो नाइट सफारी है वो बैंड है। कहना यह है कि देखो इसीलिए बैंड है क्योंकि आप रात में भी अगर जानवरों को शांति से नहीं जीने दोगे तो वो कब यहाँ पे प्रॉपरली रह पाएंगे, ओके। इसके अलावा कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी सेम काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए बात यही है कि अभी नाइट सफारी जो है वो अलाउड नहीं करी गई है। अब बाकी जगहों पे कैसी कैसी पॉलिसीज है, तो देखो अफ्रीका में तो बहुत चलती नाइट सफारी, इंडिया में उतनी नहीं चलती है, ठीक है। इंडिया में लीगली परमिशन जो है नाइट सफारीज की बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, तंजानिया, इन एरियाज में बहुत चलती है। अमेजन रिवर सिस्टम जो है ब्राजील वाला रीजन है, यहाँ पे सिंगापुर वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे मंडाई है एक, तो यहाँ पे इसको तो वर्ल्ड का फर्स्ट नॉक्टर्नल पार्क कहा जाता है, ओके। तो ये एक अच्छी चीज है अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। लेकिन आगे बात करें तो देखो यहाँ पे नाइट सफारीज जो है इंडिया में इतनी एनकरेज क्यों नहीं की जाती। देखो पहली चीज तो ये है कि टोपोग्राफी का इशू है, ठीक है। टोपोग्राफी का ये इशू है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो बड़े डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। आप जाओगे ना कभी नेशनल पार्क में, अगर साइटिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, आपको दिन में नहीं दिखेगी क्योंकि इतना डेंस वेजिटेशन हमारे आसपास रहता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं इस नेशनल पार्क में तो कोई वाइल्ड लाइफ है ही नहीं, वो है वहां पे, लेकिन इतनी डेंस वेजिटेशन होती है कि वो छुप छुप के अपना पूरा मूवमेंट कर लेती है, आपको दिखाई नहीं देती आसानी से। फिर तो ये बात रात की हो गई, तो रात में इतनी डेंस फॉरेस्ट में आप कैसे एक तो साइट कर पाओगे वाइल्ड लाइफ को, पहली चीज तो ये, जब दिन में नहीं दिखती तो रात में क्या ही दिखेंगी। दूसरी चीज ये कि आप जैसे देखो ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे क्या है, जो फॉरेस्ट है इतना डेंस नहीं होता, वेजिटेशन इतनी डेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप चलते हो ना तो आपको आसानी से, अगर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, आपको आसानी से दिख जाती है। इंडिया में टोपोग्राफी के कारण यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ एक तो इजीली साइट आप नहीं कर सकते, दूसरी चीज ये भी है कि आप जब अंधेरे में जा रहे हो इस तरह की जीप्स लेकर, यहाँ पे जो आगे हेडलाइट्स होती हैं बहुत ही तीखी रोशनी होती है उनकी, अगर आंखों में यहाँ पे एनिमल है यहाँ पे आसपास सामने और उनकी आंखों में सीधे पड़ती है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए वो ब्लाइंड्स हो जाते हैं। आप भी अपने भी देखा होगा, एकदम आप धूप से एकदम घर के अंदर आओ तो आपको भी कुछ टाइम के लिए तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो ये इस चक्कर में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और एक्सीडेंट्स में एनिमल की जान को भी खतरा है और जो ह्यूमन है उनकी जान को, टूरिस्ट की जान को भी खतरा है, ठीक है। तो ये इशू है। अभी देखो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर के लिए जो भी व्यवस्था की गई हो, ये जो चीज है ना ये न्यू नॉर्मल बन सकता है और यहाँ पे नाइट सफारीज जो है बहुत प्रमोट होने लग सकती है। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि नाइट सफारी इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि कम से कम रात में तो हमें उनको शांति से जीने देना चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनको, बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि वो इसी टाइम पे एक्टिव होती हैं। अगर हम रात में भी उनको देखने के लिए, उनके यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चले जाते हैं तो वो कब अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, कुछ कुछ चीजें देख लो। ये जो नेशनल पार्क है ये कार्बी अंगलोंग, गोलघाट और नगाउन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है, आसाम के। और जो सेंचुरी है यहाँ पे लगभग 2/3 जो है वर्ल्ड के वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आपको देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा में आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ टाइगर्स भी देखने को मिलता है और इसे टाइगर रिजर्व भी बोला गया है। अब जो है, अब हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी ओरांग नेशनल पार्क में हो गई है, पहले कुछ समय पहले इधर थी, ओके। इसके अलावा एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो, स्वैम डियर्स, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी हो गया है। तो देखो ये तो बात हुई काजीरंगा की कि एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने ये डिजिग्नेट किया है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा आज का आर्टिकल, वार्मिंग ऑफ ओशंस अ रीजन व्हाई हरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। अब देखो एक नया हरिकेन आया है, हरिकेन इयान नाम है इसका, ठीक है, इयान। बहुत सारे आ रहे हैं, एक दो नोरा वगैरह भी आए थे, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग आते हैं। ये हरिकेन बेसिकली और कुछ नहीं है, ट्रॉपिकल वॉल्केनो को, और सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं, हम सो सॉरी, इतना बड़ा ब्लंडर, ट्रॉपिकल लिख भी मैंने ये दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं।
ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को हुरिकेन कहते हैं। और इसी का दूसरा दूसरा नाम भी, जैसे विली विली भी कहते हैं इसको कहीं कई जगहों पे, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को, आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे जन्म लेते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे इमर्ज होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ट्रॉपिकल साइक्लोन या हुरिकेन वाटर सरफेस से पैदा होते हैं, वाटर बॉडी से के ऊपर ही ये इमर्ज होते हैं। वाटर बॉडी में देखो, जब सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होने लगता है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है लो प्रेशर, ठीक है। सी सरफेस पे लो प्रेशर होने के कारण ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में इस तरह से उठने लगता है ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर सनलाइट होगी, इवेपोरेशन होगा, तो इस तरह से वाटर वेपर्स अपवेल करने लगते हैं। अपवेल करने लगते हैं, ऊपर हाई प्रेशर बनने लगता है, और इस तरह से यहाँ पे ये ऐसे जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी होते हैं, और इस तरह का एक सर्कुलेटरी सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इस सर्कुलेशन के कारण ही साइक्लोन्स पैदा होते हैं। ये साइक्लोन्स का फ्यूल क्या होता है, इन साइक्लोन्स का फ्यूल होता है मॉइस्चर। जितना इनको मॉइस्चर मिलेगा उतना दूर तक ये जाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग ये बनेंगे, ठीक है, उतनी इंटेंसिटी इनकी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ही ये लैंड की तरफ जाते हैं, जैसे ही लैंड से टकराते हैं, लैंड के ऊपर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते, वहां पे फिर डिसिपेट कर जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर से जो मॉइस्चर आ रहा था, फ्यूल आ रहा था मॉइस्चर सोर्स के फॉर्म में, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। अब देखो, ये जो हरिकेन है अलग अलग फॉर्म्स में आप देखोगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्म में आप इसको इंडियन ओशन में देखते हो, टाइफून के फॉर्म में आप देखते हो या पैसिफिक ओशन में, जापान वाले रीजन में, हुरिकेन के फॉर्म में देखते हो, या ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्म होता जा रहा है हमारा पूरा आसपास का एरिया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, सी सरफेस का जो टेम्परेचर है ना, वो राइज होने लगा है, ठीक है। धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण ये सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और इसी के कारण अब ये जो हुरिकेन्स थे पहले जो कम हुआ करते थे, अब फ्रीक्वेंट हो गए विथ हायर इंटेंसिटी। लगभग 90% एक्सेस हीट जो आ रही है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हीट हमारे अर्थ को जिसने घेर लिया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ये जो ओशन है, इन्होंने जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया है, हीट का एब्जॉर्प्शन, और इसी के कारण जो साइक्लोन है या जो हुरिकेन है उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे ये विंड्स इंटेंसिफाई हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन, ये विंड्स भी इंटेंसिफाई हो रही है वार्मर ओशंस के कारण, और इसीलिए साइक्लोन्स बार बार आ रहे हैं, हुरिकेन्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ वार्मर ओशंस की बात नहीं है, ठीक है, इसमें और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वर्टिकल विंड्स भी एक रीजन है, ठीक है। वर्टिकल विंड्स के होने से यहाँ पे इतना ज्यादा, यहाँ पे विंड में चेंजेस जो है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स होती हैं उनके कारण भी यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट जो है हुरिकेन्स का कम होता है, ठीक है। ये इन जो हुरिकेन्स का डेवलपमेंट है उसे इनहिबिट कर सकती हैं। लेकिन अगर ये विंड्स की जो वर्टिकल विंड्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, तो ये फिर साइक्लोन इंटेंसिफाई होते हैं, ठीक है, हुरिकेन्स इंटेंसिफाई होते हैं। और ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो रही है ना कि अब इनको प्रिडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, अनप्रिडिक्टेबल से हो गए हैं, इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे अपने आप को, ओके। तो ये पूरा मुद्दा है। नेक्स्ट है हमारा आज का एडिटोरियल। दिस एडिटोरियल इज बेसिकली अबाउट ट्रांस बाउंड्री फ्लड्स, ओके, यानी कि जो बॉर्डर्स के अक्रॉस फ्लड्स होती है। जैसे अभी देखो बात कर रहे हैं तो फ्लड्स जो है पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा आसाम में हमारे कई बार फ्लड्स होती है, काफी इंटेंस फ्लड्स होती है, बिहार में फ्लड्स हमने देखी है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, पावर्टी एलिवेशन वाले सारे प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं, और फ्लडिंग जो है एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना बन गया है जिसको हम प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये प्रिवेंटेबल है लेकिन हम कर नहीं पा रहे प्रिवेंट। ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे इशू है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज के बीच में कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो पहली कंट्री की में जो भी रिवर का डाटा है कि रिवर उफान पे है या रिवर से हम पानी छोड़ रहे हैं, ये डाटा दूसरी कंट्री के साथ भी शेयर होना चाहिए ना, तो पता चल जाएगा कि दूसरी कंट्री में फ्लड आने वाली है। ये डाटा जो है इसको हाइड्रोलॉजिकल डाटा कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, ठीक है। इसके साथ में जो इंटरनेशनल लॉ है उसको भी कई सारी कंट्रीज हैं जो फॉलो नहीं करती। अभी देखो, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट अपने देश में किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज नहीं करेगा, जो शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स है उसको ऐसे यूज नहीं करेगा कि दूसरे देश को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है सभी स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, जो भी जैसे रिवर वाटर को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम और नेपाल जो है, हम आपस में कई सारी रिवर्स शेयर करते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश कई सारी रिवर्स शेयर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान
इंडस रिवर को शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा चाइना से ब्रह्मपुत्र आती है, तो हम इन सारे रिवर्स को शेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन आ गई कि ये प्रोसीजरल नॉर्म्स होंगे कि आप जो हो, जो भी प्लान मेजर्स लोगे या जो भी इंफॉर्मेशन की बात हो गई, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो गई, इसमें दोनों जो कंट्रीज हैं उनका यहाँ पे शामिल रहेंगी, वो दोनों कंट्रीज। आईसीजे ने बीच में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने बीच में एक डिसीजन भी दिया था जिसमें अर्जेंटीना और यूरुग्वे दो पार्टीज थी। इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट एक देश में बन रहा है और वो ऐसे रिसोर्स पे, ऐसी रिवर पे बन रहा है जो शेयर्ड रिवर है, तो दूसरी कंट्री को भी यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने को मिलेगा। तो ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंट्रीज जो है, दोनों कंट्रीज यहाँ पे साथ में मिलकर करेंगी। ओके, तो ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। इसके साथ यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा का कंसर्न है, अब देखो ब्रह्मपुत्रा जो है चाइना से निकलती है। याद रखना, जहां से रिवर निकलती है, जैसे मान लो यहाँ ब्रह्मपुत्रा चाइना से निकलती है, तो चाइना ऊपर आया, उसके बाद इंडिया आया, फिर इंडिया से जाती है कहाँ से, बांग्लादेश पे। तो चाइना जो हो गया ये अपर रिपेरियन कंट्री हो गया, चाइना से जा रही कहाँ, इंडिया में, तो इसके लिए ये लोअर रिपेरियन कंट्री हो गया। लेकिन इंडिया एंड बांग्लादेश में करोगे तो इंडिया जो है अपर रिपेरियन हो गया, बांग्लादेश लोअर रिपेरियन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से जैसे इंडिया से गंगा जा रही है और दूसरे देश में जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है, ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे अपर रिपेरियन हो गया, बांग्लादेश लोअर रिपेरियन हो गया, ठीक है। तो चाइना जो है इस केस में, ब्रह्मपुत्रा के केस में अपर रिपेरियन कंट्री है। लेकिन चाइना ने भी और इंडिया ने भी, दोनों ने यहाँ पे कोई भी कन्वेंशन वगैरह साइन नहीं किया हुआ है। जैसे इंडिया और चाइना दोनों ही इस कन्वेंशन से अलाइन नहीं है। यूएन का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, 1997 का ये कन्वेंशन है। दूसरा एक और कन्वेंशन है, यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ठीक है, ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज, ये वाला भी एक है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई अभी यहाँ पे कन्वेंशन में हमने रेटिफाई नहीं किया है। अब ऐसे में क्या होता है, चाइना अपनी मर्जी से यहाँ पे वाटर रिलीज कर देती है, वहां पे अपने डैम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, कई बीच में कहीं पे भी वाटर रिलीज कर देती है, और वो सारा पानी आके आसाम में जमा हो जाता है, आसाम में हो जाती है फ्लडिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी बीच में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2013 में साइन किया था कि हम हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात हमने अचीव हम कर नहीं पाए। ओके, वैसे ही इंडिया और नेपाल का भी सेम इशू है, ठीक है। इंडिया और नेपाल की भी कई सारी ऐसी रिवर्स हैं जिसके कारण काफी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोशी हो गई, गंडक हो गई, ये ऐसी रिवर्स हैं जो इंडिया और नेपाल शेयर करते हैं। यहाँ पे जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड है फ्लडिंग का, वो इतना ज्यादा रहता है कि थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ, थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो गई, तो यहाँ पे भैया पूरा पूरा शहर डूब जाता है। इसके अलावा अभी ग्लेशियर रिट्रीट हो ही रहा है, हिमालयाज की जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण नेपाल का जो तराई रीजन है और इंडिया का जो बिहार रीजन है, यहाँ पे काफी फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, हमें नेबर्स जो है साथ में मिलकर, नेबर्स को दोनों को फ्लड रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। नेपाल और इंडिया ने कोशी एग्रीमेंट भी साइन किया था 1954 में कि हम फ्लड्स को खत्म करेंगे, फ्लड्स को कम करेंगे, लेकिन अभी भी उसका उतना इफेक्ट पड़ नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बन गया, फ्लड फोरकास्टिंग हो गई, हाइड्रोलॉजिकल डाटा हमने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में यहाँ पे इंडिया ने ये भी बोला है कि जो डाटा जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का, इंडिया जनरली इसको शेयर करने से झिझकता है क्योंकि इसे लगता है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको नहीं शेयर करेंगे तो हमारी जो रिपेयरिंग कंट्रीज है, अपर रिपेरियन हो गई या लोअर रिपेरियन हो गई, दोनों कंट्रीज अपने अपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं, तो फ्लडिंग की सिचुएशन बनी रहेगी। इसीलिए एक चीज तो यह है कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा को शेयर किया जाए, दूसरा सभी कंट्रीज मिलकर आए, जैसे अभी यहाँ पे हमने बात करी ना ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। इसके अलावा दो कन्वेंशन की बात करी हमने यूएन के, उसको हमें साइन करना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है फ्लडिंग को रोकने का। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। कल का क्वेश्चन ये था टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखो क्या है, टुडेज क्वेश्चन इज विसिल ब्लोइंग एंड एथिकली जस्टिफाइड एक्ट, ठीक है। क्या विसिल ब्लो करना एथिकली जस्टिफाइड है या नहीं, डिबेट करना है। यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज किया, डिबेट, तो यहाँ पे मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताने हैं, ठीक है। और ये एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैंने आज एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे आपकी क्रिएटिविटी मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। लाइक ये तो कल क्वेश्चन जो आर्टिकल पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आज मैं चाहती हूँ आप थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिवली सोचो और इसका आंसर लिखो। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि एथिक्स एंड एसे, ये दो ऐसी चीजें विच आर द मोस्ट इजीली स्कोरेबल सब्जेक्ट्स, ओके। तो अगर आप इस पे थोड़ी भी मेहनत करोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आप लोगों जरा देखना, अपने जितने भी सीनियर हो या आसपास कोई पढ़ाई कर रहा हो, किसी ने मेंस दी हो, उसकी मार्कशीट देखना,
आपको समझ में आएगा कि अगर उसकी रैंक लगी है तो क्यों लगी है, एथिक्स और एसे के कारण, आंसर राइटिंग के कारण लगी है, ठीक है। और अगर उसकी रैंक नहीं लगी या पेपर बिगड़ा है तो वो एथिक्स और एसे के मार्क्स के कारण बिगड़ा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आई वुड सजेस्ट इसको फॉर ग्रांटेड मत लो, थोड़ी सी मेहनत करोगे और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।